रिलेशंस में हमने रिलेशंस में हमने अब तक क्या देखा? सबसे पहला पार्ट हमने जो ऑब्जर्व किया, इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है। इसको हम कैसे दिखाते हैं जी? ए क्रॉस बी करके दिखाते हैं। इसी के अंदर हमने एक और कंसेप्ट देखा, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब हमने एक और चीज क्या देखी थी, ए क्रॉस बी। ये जो प्रोडक्ट रहेगा उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ये वाले फॉर्मेट में रहते हैं। ये वाले फॉर्मेट में रहते हैं। तो ये पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से रहेगा और ये दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से रहेगा। ये हमने कल देखा था। ठीक है। अब देखो, कल जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, अगर मेरा सेट ए रहेगा 1 2, एंड अगर मेरा सेट बी रहेगा पी एंड क्यू, तो अगर मैं ए क्रॉस बी अगर करने जाऊंगा तो मेरे पास कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 1 पी, 1 क्यू, 2 पी एंड 2 क्यू। पॉसिबल यही रहेंगे। ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे। अब देखो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि ये पहला और ये दूसरा, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से अलग अलग रहेगा। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के मामले में हम क्या बोलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if and only if। देखो, ये जो पार्ट है इसको दिखाया जाता है जी आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब रहता है इफ एंड ओनली इफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। देयर एलिमेंट्स मस्ट आल्सो बी इक्वल। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे दो ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे A1 B1, और मेरा अगर कोई दूसरा ऑर्डर पेयर रहेगा A2 B2, हम इन दोनों को इक्वल तब भी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। आपका हर एक एलिमेंट इक्वल रहेगा तब भी आपके कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल रहता है। अदरवाइज एक सेट के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x कॉमा y+3 इज इक्वल टू 6, 2x+y। ठीक है। देन x एंड y इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है। आपको x एंड y का वैल्यू पूछे। अब देखो, ये आपके दो ऑर्डर्ड पेयर से, ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब आपका पहला एलिमेंट भी सेम रहेगा और आपका दूसरा एलिमेंट भी सेम रहेगा। ठीक है। तो देखो, उसके हिसाब से A1 = A2, मतलब हमारा x इज इक्वल टू 6 रहेगा एंड y+3 इज इक्वल टू 2x+y रहेगा। 2x+y नहीं लेते इसको, 2x-y लेते हैं। आंसर नहीं आएगा, 2x-y लेते हैं। ठीक है। अब x = 6 मिला है, ये वैल्यू इधर डालेंगे तो x = 6 डाला तो ये क्या बनता है, 2 टाइम्स ऑफ 6 - y = y+3। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या मिलता है आपको, ये प्लस, ये -y इधर आएगा तो +y हो जाएगा, ये +3 उधर जाएगा तो -3, तो 12 - 3। आपको 2y = मिला जी 9, तो y का वैल्यू मिला आपको 9/2। ठीक है। और x का वैल्यू 6। तो देन x एंड y हम क्या बोल सकते हैं जी, 6, 9
9/2। दीज आर वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है। आपको जब भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा ऑप्शन में क्या करते हैं, इनका ऑर्डर भी कंफ्यूज करते हैं, हमें ऑर्डर प्रॉपरली रखना है। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9/2। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था, हमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर बनानी है। ठीक है। एंड जो हमारे सेट्स रहते हैं, कोई भी दो सेट्स के अंदर हम प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इफ सेट ए इज गिवन एज 1,3,5,6, set b is given as 2,4, and set c is given as 1,3,5। ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है जी, फाइंड नंबर 1 ए क्रॉस बी यूनियन सी। सेकंड बोला है जी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। एंड थर्ड बोला है जी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ बी क्रॉस सी। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते टाइम, ये क्रॉस प्रोडक्ट के पहला वाला सेट और क्रॉस के बाद वाला सेट, इनको पहले इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे, उसी के बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, हमारा बी यूनियन सी हमें मिलता है जी, इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन, तो 1 2 3 4 5। एंड ए क्रॉस बी यूनियन सी मतलब इसका हर एक के साथ प्रोडक्ट होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4, बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 20 एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे जी, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है। आप जब वापस से इस वीडियो को देखते हो, ये लेक्चर को देखोगे, ये क्वेश्चन आपको थियोरेटिकली सब्जेक्टिवली वापस से ट्राई करना है। ठीक है। अभी प्लीज नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, इफ नॉट बाद में प्लीज इसको सब्जेक्टिवली ट्राई करो, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपका प्रैक्टिस होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। तो देखो हमने सेट के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, कुछ मतलब एक ही प्रॉपर्टी था, इट वाज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी। तो सेट के जैसे एक ही प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी। बट जो रिलेशंस रहते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसके मल्टीपल लॉज रहता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूलेज की तरह आप यूज कर सकते हैं, दीज आर नथिंग बट फॉर्मूलेज। नंबर 1, for any three sets A, B, and C. Number 1, A cross B union C is equal to A cross B union with A cross C, and A cross B intersection C is equal to A cross B intersection with A cross C। ठीक है। तो देखो हमें बेसिकली क्या पता चला, ये मल्टीप्लिकेशन और ये यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हर एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, आपका ए बी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट करेगा और आपका ए सी के साथ भी प्रोडक्ट करेगा।
ठीक है। और आपका देखो ये बीच वाला पार्ट, साइन वैसा का वैसा ही रहता है। और सेकंड रिजल्ट इज ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। हमारा थर्ड रिजल्ट रहेगा if A cross B is equal to B cross A, then A is equal to B। तो देखो ये फॉर्मूलेज को या फिर ये स्टेटमेंट्स को सिर्फ रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है। कभी भी ए क्रॉस बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स किस तरीके से आएंगे, आपके ए कॉमा बी फॉर्मेट में आएंगे। बी क्रॉस ए में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे आएंगे, आपके बी कॉमा ए फॉर्मेट में आएंगे। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपका ए इज इक्वल टू बी रहेगा एंड बी इज इक्वल टू ए रहेगा। मतलब ये दोनों के दोनों सेट इक्वल रहेंगे तब भी ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे। इफ A is subset of B, if A is subset of B, then A cross A is subset of A cross B intersection with B cross A। If A is subset of B, then A cross C is subset of B cross C। मतलब देखो हमने यहाँ पर दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर दिया है, सी से प्रोडक्ट कर दिया है। ठीक है। ये 5 रूल समझ में आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। बहुत रेगुलर बेसिस पे ये यूज होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करो। यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर हमारा प्रोडक्ट डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिफरेंस के ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो प्रोडक्ट्स इक्वल तब भी होंगे, दो टाइप के प्रोडक्ट्स आपके इक्वल तब भी होंगे जब आपके दोनों के दोनों सेट इक्वल रहेंगे। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन इसका सबसेट रहेगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई किया तो भी वो सबसेट के सबसेट ही रहेंगे। ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये पांचों रूल समझ में आ गए। ओके, आप इनको वापस से रीड करो, समझो। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा है, इसको स्टेटमेंट में रीड करना पड़ेगा आपको। For any four sets A, B, C, and D, if A is subset of B and C is subset of D, then A cross C is subset of B cross D। ए क्रॉस बी, देखो ये ऊपर वाले के लिए कंडीशन था, ये सातवां वाला ऑब्जर्वेशन हमारा सेपरेट है। ये कंडीशन रहे ना रहे, ये सातवां वाला अलग। ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ सी क्रॉस डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विथ सी क्रॉस विथ बी इंटरसेक्शन विथ। ये सिर्फ इंटरसेक्शन के टाइम पे ही होता है, यूनियन के टाइम पे नहीं होता। हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है जी,
इफ, एक नहीं लिखा, ए क्रॉस विथ बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है तो क्या होता है, इसको हम अगर डिटेल में देखेंगे, इट बिकम्स ए क्रॉस विथ बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अल्टीमेटली आपका वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमें डायरेक्ट फाइनल वाला ऑब्जर्वेशन, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ के यूनियन का हो जाएगा जी यहाँ पर इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन का यूनियन में कन्वर्ट हुआ था, और ये बन जाता है जी ए क्रॉस सी का कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, इफ ए intersection B, if number of elements in A intersection B is equal to M, इसका मतलब क्या रहता है जी, A and B have M common elements. A and B have M common elements. If number of elements in A intersection B is equal to M, इसी का मतलब रहेगा उनके अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स है जी, हमारे M कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा, देन देन A cross B intersection with B cross A, इसके अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे जी, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। अगर ए एंड बी में अगर एम एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एम स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन अगर नहीं रहता है तो भाई उसका स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर। ठीक है, एंड हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन इज, इफ A cross B is equal to A cross C, then B is equal to C, then B is equal to C। ये 10 ऑब्जर्वेशंस प्लीज इसे कर लो, बिकॉज इनके ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेट रिलेशन फंक्शंस, ये जो हम 3 चैप्टर्स देखने वाले हैं, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन से ज्यादा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं इनको रीड किया करो, इनके मतलब को स्टेटमेंट में बोला करो, अंडरस्टैंड किया करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये 6 स्टेटमेंट्स अगर रीड कर रहा हूँ तो हम रीड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। For any four sets A, B, C, and D, if A is subset of B and C is subset of D, then A cross C is subset of B cross D। इस तरीके से बोलना है, तभी ये आपका अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल भी होगा। लाउड रीडिंग करना है। ठीक है, ओके। यहाँ तक ये वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? ये हमारे सिंपल ऑब्जर्वेशंस है ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा सारा का सारा एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, हमने सेट चैप्टर में बाकी के ऑपरेशंस देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। बट जो प्रोडक्ट है वो हमने अलग से स्टडी कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो किसका फाउंडेशन रहता है जी, हमारे रिलेशंस। ये जो कंसेप्ट है इसका
फाउंडेशन रहता है। कल हमने रिलेशंस का एक डेफिनेशन देखा था, ठीक है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम कैसे लिखते हैं जी? आर डबल डॉट ए एरो बी। ये जो लिखा है उसको रीड हम लिखते ऐसे है, बट इसको रीड हम कैसे करेंगे? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यही इस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। देन हमने क्या बोला था जी? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में सारे के सारे कौन से टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे जी? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ही रहेंगे। तो मतलब ये जो रिलेशन आर रहता है ये क्या बनाता है जी? सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर्स ही लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गया हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों सीखना पड़ता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब तक पता नहीं रहेगा हम रिलेशन पता नहीं कर सकते। रिलेशन ज्यादा से ज्यादा ए क्रॉस बी के जितना ही होगा, अदरवाइज हमेशा उससे छोटा ही रहता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो देखो पहले हम सेटअप क्रिएट करते हैं, जो हमने ऊपर सेटअप किया है वैसे ही। लेट कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। देन सेट ए इज डोमेन ऑफ रिलेशन आर। Set A is domain of relation R, and set B is range of relation R. रेंज ऑफ रिलेशन आर, ये समझ में आ गया? आपका जो भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला रहेगा उसमें से आपका पहला वाला सेट हमेशा डोमेन रहता है और दूसरा वाला सेट हमेशा रेंज रहता है, ठीक है। याद कैसे रखना है? देखो डोमेन का मतलब सिनोनिम रहता है जी होम, शुरुआत कहाँ से होगी, रेंज कहाँ तक जाएगा, एंड पॉइंट कहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रॉम ए, कहाँ तक जा रहा है? टू बी, ठीक है। सो ए इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ अ रिलेशन एंड बी इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। इसको हम ना एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा। लेट कैपिटल आर इज गिवन एज ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि ये रिलेशन है और आर को डिफाइन कैसा किया है जी? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स को अगर आप देखोगे, आपका पहला एलिमेंट हमेशा किसका रहेगा जी? ए का रहेगा। और आपका जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो हमेशा किसका रहेगा जी? सेट बी का रहेगा। तो देखो सेट ए के अंदर क्या क्या आ सकता है? पहले एलिमेंट सिर्फ ए, ए बी, बी बी, सब जगह पर ए एंड बी ही पॉसिबल है, तो हम सेट ए को डिफाइन बोल सकते हैं जी यहाँ पर। अवर सेट ए इज ए कॉमा बी। और हमारा सेट बी देखो, हमारा दूसरा एलिमेंट देख रहे हैं तो वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो सेट बी हो गया जी हमारा वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ठीक है। तो इस रिलेशन आर के लिए सेट ए जो रहेगा इट विल बी डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और सेट बी जो रहेगा इट विल बी रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर।
डोमेन एंड रेंज समझ में आ गया। रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जो पहला वाला सेट रहता है इट इज कॉल्ड एज डोमेन, एंड ये जो दूसरा वाला सेट रहता है इट इज कॉल्ड एज रेंज। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके। डोमेन एंड रेंज बहुत इजी कंसेप्ट है। हमारा पहला वाला सेट डोमेन जहां से शुरू होगा, हमारा दूसरा वाला सेट रेंज जहां पर हम खत्म कर रहे हैं, जहां पर हमारा फिनिशिंग लाइन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम natural numbers to natural numbers। ठीक है, अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मतलब हमारा डोमेन भी क्या रहेगा, डोमेन ऑफ आर क्या रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड रेंज ऑफ आर क्या रहेगा जी, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही रहेगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो जब आपका डोमेन एंड रेंज दोनों के दोनों सेम रहते हैं तो हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, व्हेन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर इक्वल, when domain and range of a relation are same set, then it is called relation on a set. It is called relation on a set। ठीक है, हमने यहां पर क्या देखा था, हमारा डोमेन और रेंज अलग अलग था। हमारा डोमेन और रेंज अलग अलग था, तो हमने उसको रीड करते टाइम कैसे किया, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बट जब आपका डोमेन और रेंज दोनों के दोनों सेम रहेंगे तब हम क्या करेंगे, उसको हम सीधा बोल सकते हैं रिलेशन आर ऑन सेट एन। ठीक है, तो मतलब ये वाले एग्जांपल में हम क्या बोलेंगे, इट इज रिलेशन आर ऑन सेट एन, ऑन सेट एन। इसका मतलब क्या रहेगा, आपका यही डोमेन है और यही रेंज रहेगा। ठीक है हमारा रिलेशन वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, इट इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, अब देखो इनवर्स का मतलब क्या रहता है, इनवर्स नाम में हमें एक हिंट मिल जाता है, इनवर्स का मतलब है उल्टा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जाते टाइम मेरे को अगर ऊपर जाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वहां से यहाँ पर आने के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो डिरेक्शन है वो चेंज हो गया, तरीका भी चेंज हो गया। तो ये इनवर्स रिलेशन एग्जैक्टली क्या रहता है पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेट कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू डी। इसको हम कैसे लिखते हैं जी, दैट इज आर डबल डॉट ए एरो बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। हम इस तरीके से लिखते हैं, बोलेंगे इस तरीके से, देन रिलेशन आर इनवर्स exist such that R inverse is from B to A। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, दैट इज R इनवर्स इज फ्रॉम B टू A। ये दोनों पार्ट को ऑब्जर्व करो।
चेंज क्या है जी किसी भी रिलेशन आर में और उसके इनवर्स में? डिफरेंस क्या है यहाँ? कोई बता सकता है? हमारा यहाँ पर डोमेन ए है और रेंज बी है। इनवर्स रिलेशन में क्या हुआ, हमारा डोमेन बी है और रेंज ए बन गया। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं जी इसके ऊपर, व्हेन डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी रिलेशन are interchanged are interchanged, it becomes inverse relation। दोनों का पोजीशन हमने चेंज कर दिया तो ये इनवर्स रिलेशन बन जाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम, लेट जस्ट से दो सेट पकड़ के चलते हैं जी, ए टू बी। ठीक है। और आपको सेट ए डिफाइन किया हुआ है जी, लेट जस्ट से स्मॉल ए वन एंड स्मॉल ए टू। और आपको सेट बी डिफाइन किया रहेगा, लेट जस्ट से बी वन, बी टू एंड बी थ्री। ठीक है। देखो अब यहाँ पर होगा क्या, हमारा रिलेशन आर पहले हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन आर क्या होगा, रिलेशन आर होगा जी हमारा ए वन कॉमा बी वन, ए वन कॉमा बी टू, ए वन कॉमा बी थ्री, ए टू कॉमा बी वन, ए टू कॉमा बी टू एंड ए टू कॉमा बी थ्री। ये क्या हो जाएगा जी हमारा रिलेशन आर हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, पहला एलिमेंट ए वाला, दूसरा एलिमेंट बी वाला। अब देखो आर इनवर्स कैसा बनेगा, आर इनवर्स विल बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ये बी से स्टार्ट होगा और ए पे खत्म होगा। तो देखो अब आर इनवर्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, आर इनवर्स के अंदर रहेगा, देखो बी से स्टार्ट करना है और ए पे खत्म करना है, बी से स्टार्ट, तो ये बनेगा जी हमारा बी वन ए वन, बी टू ए वन, बी थ्री ए वन, बी वन ए टू, बी टू ए टू एंड बी थ्री ए टू। ये दोनों रिलेशन हमने इंडिविजुअली निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो बस, एक एक ऑर्डर पेयर के ऊपर। हमारे यहाँ पर पहला वाला ऑर्डर पेयर क्या है जी, ए वन बी वन, यहाँ पर पहला वाला क्या मिला जी, बी वन ए वन, इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर दूसरा वाला कौन सा मिला जी, ए वन बी टू, यहाँ पर बी टू ए वन, सिमिलरली ए वन बी थ्री, यहाँ पर बी थ्री ए वन, यहाँ पर ए टू बी वन, यहाँ पर बी वन ए टू, यहाँ पर ए टू बी टू, यहाँ पर देखो क्या मिला, बी टू ए टू, यहाँ पर आपको मिला जी ए टू बी थ्री, यहाँ पर आपको मिला जी बी थ्री ए टू। ठीक है। मतलब आर एंड इनवर्स रिलेशन आर, आर इनवर्स। ठीक है। दोनों में क्या होता है जी, आपका डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज होने की वजह से आपका हर एक ऑर्डर पेयर भी उल्टा हो जाता है, आपका हर एक ऑर्डर पेयर भी उल्टा हो जाता है। ठीक है। और ये क्यों होता है जी, ये पता चल गया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी, यहाँ पर सेट ए इज domain of relation R, but set A is also range of relation R inverse. Set B is range of R, but again set B is also domain of R inverse। इनवर्स रिलेशन में किसी को कोई डाउट?
इनवर्स रिलेशन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। R is a relation on first 10 natural numbers. R is a relation on first 10 natural numbers such that x comma y is any ordered pair belonging in R, belonging in R, ठीक है। मतलब देखो इसका मतलब क्या रहेगा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। बट ये x एंड y के बीच में भी एक रिलेशन दिया है, सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो हमारा ये रिलेशन किसके ऊपर है, इट्स अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इट्स अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 10 नेचुरल numbers.